हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है विधि का शासन और न्याय व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ एंड द जुडिशियल सिस्टम। तो अतिशीघ्र शुरू करते हैं। विधि का शासन राजनीतिक दर्शन में ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था का नाम विधि के शासन के साथ जुड़ा हुआ है। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्चतम स्तर के व्यक्ति से लेकर निम्न स्तर के व्यक्ति तक सभी विधि के सम्मुख समान हैं। विधि के शासन में निरंकुश विशेषाधिकार और सरकारी मनमानेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। विधि के शासन की अवधारणा की व्याख्या करने वाले विद्वानों में डायसी, एनसन, जेनिंग्स आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सब में डायसी की व्याख्या उत्कृष्ट मानी जाती है। तो नेक्स्ट लेते हैं विधि का शासन, डायसी के विचार। डायसी के अनुसार विधि के शासन से हमारा तात्पर्य केवल यही नहीं है कि इसमें कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है, परंतु यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद या उसकी अवस्था कुछ भी हो, राज्य की साधारण विधि के अधीन है और न्यायालय साधारण न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। डायसी ने विधि के शासन के संबंध में 3 पक्षों पर प्रकाश डाला है। नंबर 1, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना या नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति कानून से दूर नहीं है। इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। तो इनका विस्तार से वर्णन लेते हैं। पहला, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और यदि किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित न किया हो। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। विधि के शासन का अर्थ है विधि के समक्ष समता भी है। कोई भी व्यक्ति विधि से परे या उसके ऊपर नहीं है। जैसा कि डायसी के शब्दों में, प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहणकर्ता तब सब व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों के लिए उतने ही उत्तरदायी है जितना कि कोई अन्य नागरिक। साधारण व्यक्ति से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही कानून लागू होता है। केवल सम्राट ही इसका अपवाद है, क्योंकि प्राय यह कहा जाता है कि सम्राट कभी कोई गलती नहीं कर सकता। डायसी के अनुसार यह भी अपवाद इसलिए है क्योंकि सम्राट सदा मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है और मंत्रीगण देश के सामान्य कानूनों के अधीन है। डायसी को इस बात का बड़ा गर्व है कि इंग्लैंड में फ्रांस की तरह प्रशासनिक न्यायालय स्थापित नहीं किए गए। फ्रांस के किसी सरकारी कर्मचारी ने यदि कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो उसका निर्णय प्रशासनिक विधि के तहत प्रशासनिक न्यायालयों में किया जाता है, जबकि इंग्लैंड में सभी मुकदमे एक ही तरह के न्यायालयों में चलाए जाते हैं। तीसरा लेते हैं, इंग्लैंड में संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। विधि के शासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि संविधान के मूल सिद्धांत उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं जो न्यायालयों द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिए गए। न्यायालयों के सामने समय समय पर ऐसे विवाद आए जिनमें मुख्य मुद्दे ये थे: नागरिक किन परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध मुकदमे दायर कर सकते हैं, पुलिसमैन कब और क्यों किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, तथा
किसी जनसभा की कार्रवाई किन परिस्थितियों में भंग की जा सकती है। न्यायालय ने जो निर्णय दिए उनमें जन अधिकारों का स्वरूप स्पष्ट हुआ और साथ ही कुछ नए अधिकारों को मान्यता मिली। इस प्रकार निष्कर्ष में नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करना यही नागरिकों को स्वैच्छाचारी बनने से रोकता है। दूसरा, इसी में देश में पूर्ण कानूनी समता स्थापित करना, सभी नागरिक चाहे वे साधारण व्यक्ति हों या सरकारी कर्मचारी देश की साधारण विधि के अधीन हैं और उन सब पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालय द्वारा की जाएगी। यह पद्धति यूरोप के कुछ देशों में प्रचलित है। इसी बात की एक और संकेत जाता है कि भारत अमेरिका के विपरीत ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल नागरिकों की लिखित गारंटी नहीं देता, फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है। अब नेक्स्ट लेते हैं विधि का शासन, जेनिंग्स के विचार। विधि के शासन की अवधारणा का सूक्ष्म विश्लेषण जेनिंग्स ने किया और उन्होंने कहा कि डायसी की पहली मान्यता यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने किसी कानून को भंग न किया हो। इस संबंध में जेनिंग्स का कहना है कि निरंकुश से निरंकुश शासक भी अपनी शक्तियाँ कानूनों से ही प्राप्त करते हैं। लुई 14वें, नेपोलियन प्रथम, हिटलर और मुसोलिनी ने बहुत से अत्याचारी कानून बनाए और उनके तहत लोगों को दंडित किया। तो क्या इस आधार पर हम ये मानकर चल सकते हैं कि उनके शासनकाल में कानून या विधि का शासन था? इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में भी सरकार विशेष अधिकारों का उपयोग करती है। युद्ध काल में लोगों की संपत्ति जब्त कर दी जाती है तथा शांति काल में भी यह संभव है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है। दूसरी डायसी की दूसरी मान्यता विधि के समक्ष समता, जिनका जेनिंग्स ने खंडन किया है। उनका कहना है कि किन्हीं विशेष कारणों से नागरिकों के साथ पक्षपात किए जाने को हम बुरा नहीं मान सकते। महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ विशेष सुविधाएं जुटा सकती है। जहाँ तक फ्रांस के प्रशासनिक न्यायालयों का प्रश्न है, उनकी कार्यप्रणाली अन्यायपूर्ण नहीं मानी जा सकती। जैसा कि CK एलन ने स्पष्ट लिखा कि फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध साधारण नागरिकों को दिए गए उपचार इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक सुगम, अधिक शीघ्रगामी और बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। डायसी की तीसरी मान्यता ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत न्यायालयों के निर्णय से है। से भी जेनिंग्स बिल्कुल सहमत नहीं है। उसने संविधान की कई ऐसी विशेषताएं गिनाई जिनका न्यायिक निर्णयों से कोई संबंध नहीं है, जैसे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत, सम्राट और प्रधानमंत्री के संबंध तथा राज सिंहासन के उत्तराधिकार का मामला। जहाँ तक संसद की सर्वोच्चता का प्रश्न है, उसका निर्णय गृह युद्ध की घटनाओं ने किया, न्यायालयों ने नहीं किया। इसी प्रकार उत्तराधिकार का मामला 1701 के सेटलमेंट एक्ट ने तय किया, न्यायालय के किसी निर्णय से नहीं हुआ। अतः डायसी का यह विचार तर्कसंगत नहीं दिखता कि संवैधानिक निर्णयों का या संवैधानिक सिद्धांतों का जन्म न्यायिक निर्णयों से हुआ है। डायसी की मान्यताओं का खंडन करने के पश्चात जेनिंग्स ने विधि के निम्नलिखित 3 अर्थ बताए या 3 अर्थ प्रतिपादित किए। नंबर 1, ऐसी संवैधानिक सरकार जो तानाशाही व्यवस्था से सर्वथा भिन्न हो। दूसरा, बराबर वालों के लिए एक से कानून हो। तीसरा, सरकार सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। तो इनका डिटेल लेते हैं। पहला,
ऐसी संवैधानिक सरकार जो तानाशाही व्यवस्था से सर्वथा भिन्न हो विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का लोकतंत्रीय स्वरूप। नागरिकों की स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी यह है कि ब्रिटेन में यह एक निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र रूप से चुनाव होते रहते हैं तथा नागरिकों को सरकार की आलोचना करने और राजनीतिक दलों की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त देश में स्वतंत्रता का वातावरण मौजूद है। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप नहीं है तथा नागरिकों को शक की नज़र से नहीं देखा जाता। दूसरा, बराबर वालों के लिए एक से कानून। जेनिंग्स के अनुसार समता से अभिप्राय केवल यह है कि बराबर वालों के लिए एक से कानून हो और उन्हें समान रूप से लागू किया जाए, अर्थात एक जैसे लोगों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए। किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष तरह के कानून बनाए जा सकते हैं, परंतु उस स्थिति में यह जरूरी है कि उस वर्ग के सब लोगों पर वे समान रूप से लागू हों। बच्चों, बाल अपराधियों तथा विस्थापितों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। तीसरा, सरकार सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। जेनिंग्स के अनुसार डायसी 19वीं शताब्दी का एक उदार विचारक था। यह हस्तक्षेप नीति में विश्वास करता था तथा उसे निर्धनता और रोग निवारण की उतनी चिंता नहीं थी जितनी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा। यही कारण है कि वह सरकार की शक्तियों को शंका की नज़र से देखता था और केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। परंतु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है। हस्तक्षेपवाद के स्थान पर समाजवाद और लोक कल्याण की चर्चा सुनने को मिलती है। अतः निर्धनता, अशिक्षा और रोग निवारण के लिए सरकार यदि विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करे तो उन्हें कानून के शासन के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। तो ये हमारे विधि के शासन का अर्थ हुआ। तो आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।